अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, वो ग्रिड भी कहीं थी और वो ये स्केड्यूल भी ना, ठीक है। अच्छा, ये नोट मैंने कहा था पिछली क्लास में, ये FAR 1 में आपने बड़ा अच्छा तैयार किया हुआ था, पेपर में आया नहीं वैसे। तो ये FAR 2 में दोबारा से आएगा, बिल्कुल आ सकता है। एक तो ये जो स्केड्यूल है, ये कंपनी अकाउंट्स, बिल्कुल फाइनल अकाउंट्स एंड पे जाके चीज पढ़ानी है, वहां भी ये दोबारा टेस्ट हो सकता है। और दूसरा IS 38, उसमें इसी से मिलता जुलता स्केड्यूल बनता है। तो इसलिए हाँ, ये FAR 2 के लिए काम की चीज़ है। तो ये मैं आपको अभी कॉपी भी दे रहा हूँ, और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं आपके कोर्स में, ये मैंने फाइल रख दी है। इसके अलावा ये आप लोगों से ग्रुप में भी शेयर करवा ली। ये आपने हो सकता है किसी डिफरेंट फॉर्मेट से पढ़ा हो, किसी और से पढ़ा है। तो कुछ टीचर्स इसको ना नेट के ऊपर भी बनवाते हैं, यानी नेट बुक वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन। मार्केट में ज़्यादातर ऐसे चलता है। ये एसेट का सेक्शन अलग, एक्यूमुलेटेड का सेक्शन अलग। तो एसेट स्केड्यूल होता है जिसमें एसेट का सेक्शन होता है, जितनी क्लासेस हैं वो सब कॉलम्स आ जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस है, एडिशन है, डिस्पोजल है, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है। एक्यूमुलेटेड डेप्शन का सेक्शन है, डेप्रिसिएशन है, इम्पेयरमेंट है, डिस्पोजल है। इनका नेट बुक वैल्यू, और उसके बाद 3 चीजें और बतानी होती हैं। मेथड, मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल है कि रिवैल्यूएशन मॉडल है, और लाइफ और रेट बताना होता है। ये पूरा स्केड्यूल कंप्लीट होता है। फिर उसके अलावा अंग्रेजी में बहुत सारी बातें करनी होती हैं। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो 3 बातें बतानी होती हैं। एक ये बताना होता है कि कौन सा एसेट कब आखिरी बार किसने रिवैल्यू किया था, ऐसी अंग्रेजी की लाइन लिख के। फिर एक चीज होती है, वो IS 16 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ICAP को इतनी पसंद नहीं है, उन्होंने कभी बनाया नहीं सोल्यूशन में। बहरहाल होता है, सरप्लस की एक मूवमेंट होती है। रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट होती है कि साल के शुरू में कितना था, साल के दौरान रिवैल्यूएशन कितनी हुई, कितना सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हो गया, और कितना क्लोजिंग बैलेंस है। ये सरप्लस की मूवमेंट होती है। फिर उसके अलावा एक अंग्रेजी बतानी होती है कि जो एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं, अगर वो कॉस्ट मॉडल पे होते तो क्या वैल्यू होती, वो भी अंग्रेजी लिख के बतानी होती है। फिर इसके अलावा अगर और कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है, कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, वो भी अंग्रेजियां लिख लिख के बतानी होती हैं। तो ये PPE का नोट होता है जिसमें मेनली स्केड्यूल है। स्केड्यूल में भी क्या, एसेट का सेक्शन, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, और एक्यूमुलेटेड का सेक्शन, और इनका नेट बुक वैल्यू, और उसके अलावा ये 3 इंफॉर्मेशन। उसके अलावा अंग्रेजी के नीचे पैराग्राफ। ये PPE का नोट है एक नॉर्मल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी ने किसी डिफरेंट फॉर्मेट से पढ़ा हुआ, जैसे पढ़ा है वैसे कर ले। ये मैंने ये ऑनलाइन वाले बच्चों के कोर्स में भी रख दिया, और आप लोगों को ये कॉपीज भी दे दी। अच्छा जी, अब आते हैं FAR 2 पे। FAR 2 का जो सिलेबस है ना, ये तो खैर आपको FAR 1 देके तजुर्बा हुआ ही है। FAR 2 के पेपर में भी 2 सेक्शन है। 50 मार्क्स का सेक्शन A है, और 50 मार्क्स का सेक्शन B है। अच्छा, सेक्शन B में क्या होते हैं? सेक्शन B में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 3 होंगे, 4 भी हो सकते हैं। 4 के चांस कम है, वैसे 3 ही होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। 15 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर। और जो सेक्शन A होता है, इसमें MCQs होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब है अप टू 10 मार्क्स। 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। तो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, MCQs होते हैं। ये सेक्शन A में होता है, और सेक्शन B के अंदर 3 बड़े सवाल होते हैं। जो सिलेबस ICAP आपने दिया हुआ है, मैंने इसको ना समराइज करके ये ग्रिड्स में बांट दिया।
आई कैप के सिलेबस में तो खैर जस्ट लाइनें लिखी हुई हैं, मैंने उनको टॉपिक के नाम दिए। तो ये 3 ग्रिड हैं और इनके मार्क्स से अंदाजा हो रहा है कि इसमें से एक सवाल तो पक्का है, लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म। एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म होता है, शॉर्ट भी हो सकता है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। 2 के चांस कम है वैसे, लेकिन 15-16 नंबर के 2 हो सकते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कंफर्म होता है और वो कंसोलिडेशन वाला होता है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन, या इवन के 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये बड़ा ग्रेड है सबसे। तो इसमें से जो मैं पहले टारगेट कर रहा हूं वो मैं ये ग्रेड 2 टारगेट कर रहा हूं। और आपसे मशवरा तो किया मैंने और आखिरकार मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं तगड़ा न्यूमेरिकल शुरू करने लगा, क्योंकि ईद की छुट्टियां भी आनी है ना। तो ये अगर मैंने पहले थ्योरेटिकल शुरू कर दिया तो न्यूमेरिकल बीच में आधा रहा होगा। तो मैं चाह रहा हूं कि पहले न्यूमेरिकल वाला पूरा करा दूं, लीजिस। तो इसलिए मैं लीजिस से शुरू कर रहा हूं। लास्ट टाइम भी इसमें से 17 नंबर का सवाल आया। हाँ 17 नंबर। तो मैं अभी आपका सिलेबस स्टार्ट करूंगा। अब FR 2 शुरू हो रहा है और मैं स्टार्ट करूंगा ये ग्रेड 2 लीजिस से। ग्रेड 2 पूरा करके फिर ग्रेड 3 पे जाऊंगा, फिर 1-2 टॉपिक ग्रेड 3 के करा के फिर तगड़ेस्ट टॉपिक कंसोलिडेशन, फिर इस पे आऊंगा। अच्छा, इसमें आपको ना कुछ बोल्ड टॉपिक नजर आ रहे हैं, पता नहीं पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। ये एसोसिएट बोल्ड किया हुआ है मैंने। IS 41, IFRS 9, एथिक्स 21, IFRS 8। ये जो बोल्ड किए हुए टॉपिक है ना, ये लेवल 1 टॉपिक है। और लेवल 1 टॉपिक का मतलब है कि अगर इन पे सेपरेट सवाल आया तो 7-8 नंबर का सवाल आएगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। और अगर ये बड़े सवाल के साथ मिक्स हुआ तो बस एक एडजस्टमेंट के तौर पे मिक्स होगा। तो ये लेवल 1 टॉपिक है। खैर आपने तो सारे टॉपिक तैयार ही करने हैं। वो लेवल 1 भी जो है वो उड़ाने वाला हो सकता है और लेवल 2 टॉपिक जो है वो भी पास कराने वाला हो सकता है। तो इसलिए लेवल 1 लेवल 2 की मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता, बस ये सिलेबस है और हमने तैयार करना है। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल परेशानी है तो बताएं, फिर मैं स्टैंडर्ड्स के बारे में गाइड करता हूं। हाँ भाई, सिलेबस से रिलेटेड, ग्रिड से रिलेटेड कोई परेशानी, कोई सवाल, कुछ चीते चीतियां होते हैं जिन्होंने सिलेबस के ऊपर PhD पूरी की होती है, कोई सवाल परेशानी पूछनी है तो पूछें। अब आते हैं स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का क्या करना है। अच्छा, मैं आपको मिसाल के तौर पे एक स्टैंडर्ड दिखा देता हूं। ये जी ओरिजिनल स्टैंडर्ड है, ये लीजिस का ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड है और ये 1 से गिनती शुरू हो गई है। पैराग्राफ्स होते हैं स्टैंडर्ड के। अब ये सारा स्टैंडर्ड चल रहा है। बल्कि ये भी स्टैंडर्ड का हिस्सा ही है, बस यहां तक। अच्छा जी, अब ये स्टैंडर्ड्स हैं। तो FR 2 के स्टूडेंट ने क्या करना है, मैंने आपको जो पढ़ाना है ना उसमें 2 टॉपिक्स के अलावा, एक ये एथिक्स और एक ये कंपनीज एक्ट, इन 2 के अलावा बाकी सब स्टैंडर्ड्स हैं। ये सारे स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं, यानी आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड्स हैं। मैंने करना क्या है, मैंने करना है इनको आपको ना लिखवाना है। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके नोट्स दूंगा, एक कंसोलिडेशन और एक ये IFRS 15। इसके नोट्स इसलिए दूंगा क्योंकि इनमें बहुत सारी प्रैक्टिस करानी है, कुछ 50-50 सवाल तक कराने, इसलिए इनके नोट्स लिखवाने में मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। जबकि जो बाकी स्टैंडर्ड्स हैं वो मैंने आपको सब डिक्टेट करवाने हैं, बोर्ड पे लिखा करूंगा, जबानी बताया करूंगा, और फायदा होगा उसका। जो सुस्ती के मारे जिसको मौत पड़ती हो वो कर ले, फिर भी है लिख ले, उसका फायदा होगा। अब वो क्या होगा, नोट्स की आपके लेवल पे आके समरी, कुछ शाखें, कुछ दरख्त, कुछ टेबल, इस तरह से ना उसमें भी बीच में अपनी तरफ से एग्जाम नोट भी, अपनी तरफ से नसीहतें भी, कुछ उर्दू में, कुछ इंग्लिश में। ये सारा है जो मैं आपके स्टैंडर्ड से आपके नोट्स बनवा रहा हूँ। उनको अच्छी तरह याद कर लें, सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लें, हो जाएगा इंशाल्लाह पेपर पास। क्या स्टैंडर्ड ओरिजिनली पढ़ना जरूरी है, मैं उसके पॉसिबल फायदे बता देता हूं, फिर आपने अपना खुद फैसला करना है। पॉसिबल फायदा बताता हूं। एक पॉसिबल फायदा स्टैंडर्ड का ये है कि आप पेपर में बैठे हैं और MCQ सॉल्व करने लगे। अच्छा, अब MCQs क्या स्टैंडर्ड पढ़े बगैर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे ये चलें, 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स कंबाइन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया। अब ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये जो मैंने रेवेन्यू के नोट्स देने होंगे उसमें ये लिखे होंगे, ये आपने याद करने होंगे। अब जिसको याद थे सारे नोट्स वो ये MCQ सॉल्व कर लेगा, लेकिन जिसको भूल रहे थे तो वो उसी वक्त पेपर में बैठ के स्टैंडर्ड खोल के ये ढूंढ के वहां से हेल्प ले सकता है। ये 1 नंबर। तो इसी तरह से आगे और दिखाता हूं।
ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडजस्टिंग इवेंट्स। अब एडजस्टिंग इवेंट्स मैंने एक टॉपिक पढ़ाना है आपको IAS 10, उसमें IAS के अंदर ही ना कुछ एग्जांपल्स देनी है। मैंने आपको सब पढ़ाया भी होगा, एग्जांपल स्टूडेंट्स ने याद भी की होंगी, फिर भी पेपर में अब ये लिखे आए और इनके अंदर कंफ्यूजन हो रही है, पता नहीं एडजस्टिंग थे कि नॉन एडजस्टिंग थे। तो वहां पर IAS खोलें, लिस्ट देखें, उनमें ढूंढ के यहां आंसर कर सकते हैं। तो पॉसिबल फायदा ये हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्या MCQs में फायदा हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन पेपर को स्टैंडर्ड में डालेंगे, हिलाएंगे, नीचे से स्टैंडर्ड सॉल्व होकर निकल आएगा? नहीं। पेपर में खोलेंगे कब? जब पहले जिंदगी में कभी खोल के पढ़ा होगा। तो अगर कोई पेपर में स्टैंडर्ड ले जाना चाहता है तो उससे पहले उसने पढ़ा होगा, तो स्टैंडर्ड ले जाने का फायदा होगा। अच्छा, पॉसिबल फायदा क्या है वो आपको बता दिया। ये पॉसिबल फायदे हो सकते हैं। कोई डेफिनेशन MCQ में आ गई, जैसे ये डेफिनेशन आ गई, ये which two of the following are not included in the definition of control। अब इस तरह की चीजें हैं जो बाज़ औक़ात क्लासेस में उस तरह से नहीं डिस्कस हुई होती। जैसे कई चीजों की डेफिनेशन है, उनके ऊपर उस तरह से नहीं ध्यान दिया होगा, पूछ लिया उसने MCQ के अंदर। अब इस तरह की चीजें पॉसिबल फायदा दे सकती हैं अगर MCQ ये IAS 7 लेके गए हुए। अब ये 2-3 नंबर का फायदा ये हो सकता है जो MCQ के लिए IAS 7 लेके गया हो, लेकिन इस 2-3 नंबर के लिए वो IAS पहले पढ़े भी हों, पेपर में उनको बैठ के खोलना, कहां से देखना है, क्या करना है, ये चीज ढूंढना हबड़-दबड़ मची होती है। उसके लिए क्या ये 2-3 नंबर वर्थ हैं कि स्टैंडर्ड को पेपर में खोल के टाइम लगाया जाए या नहीं है? मेरी तरफ से ये रिक्वायर्ड नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा लाजमी स्टैंडर्ड पढ़े। कुछ बच्चे मार्केट में वो बाकी टीचर्स की बात कोट करते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी ना कुछ बच्चे ग्रुप में कह रहे थे, जो वो टीचर हैं वो तो कहते हैं लाजमी स्टैंडर्ड पढ़ना है। ठीक है, हो सकता है उनको लगता होगा पढ़ना है, मुझे लगता है नहीं पढ़ना है। फिर भी मैं आपको पॉसिबल फायदे बता रहा हूं। तो पॉसिबल फायदा ये है कि MCQs में हेल्प हो सकती है, लेकिन ये पॉसिबल फायदा भी तब होगा जब पहले कभी स्टैंडर्ड पढ़ा होगा। तो ये पॉसिबल फायदे हैं स्टैंडर्ड के। अब इसमें आपने अगर कोई पढ़ना चाहे अगर, तो उसके लिए भी मेरी नसीहत ये है, कितने के आते हैं स्टैंडर्ड पता है? 3, 3.5 नहीं, 5,000 के तो नहीं, कैफ के लिए सुना है अलग है कोई, 3,500 रुपए इन पॉसिबल 1-2 नंबरों के लिए अगर खरीदने हैं। मैं नहीं कह रहा कि खबरदार जो पढ़े, तो अगर आप पढ़ना चाहें जरूर पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टैंडर्ड नहीं पढ़ेंगे तो पास नहीं होगा, नहीं। मैं स्टैंडर्ड आपको सारे नोट्स इस वजह से लिखवा रहा हूं कि पास क्या, गोल्ड मेडल वाले भी हो सकते हैं। फिर भी कुछ लोगों को जो होता है कि नहीं स्टैंडर्ड पढ़ना है, तो एक पॉसिबल फायदा ये है, कोई MCQ क्लिक कर सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा होगा तो उनको समझ नहीं आएंगे, नहीं। इनमें कुछ MCQs ऐसे भी होंगे जो कॉन्सेप्ट की बेस पे खुद ही जोड़ तोड़ भी आसान कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि MCQs IAS के बगैर हो ही नहीं सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। पॉसिबल फायदा बताएं। एक पॉसिबल फायदा यह है, और दूसरा पॉसिबल फायदा यह है कि जब मैंने एक टॉपिक पूरा खत्म करवा दिया विद प्रैक्टिस कंप्लीट, फिर स्टूडेंट ने IAS पढ़ा, अब जो पढ़ाया था और उसको IAS पढ़ के उसमें से वो चीजें समझ आई, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वो कहेगा कि मैंने ओरिजिनल IAS भी पढ़ लिया सारा, मुझे ओरिजिनल IAS भी सारा समझ आ गया, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये दूसरा पॉसिबल फायदा है। तो अगर आप में से कोई ये फायदा लेना चाहे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर पेपर्स, ये नहीं है कि स्टैंडर्ड पढ़ पढ़ के उस पर PhD कर ली और साथ लॉ ऑडिट था वो रह गए, वो अगली दफा से ही। जो पेपर पढ़ने हैं उनका बैलेंस खराब किए बगैर स्टैंडर्ड पढ़ना है, जरूर पढ़े। फिर भी एक और ट्राई, खरीदने से पहले 3,500 रुपए लगाने से पहले मैं किया ये करूंगा कि हर टॉपिक कराने के बाद ना उसका ओरिजिनल IAS आपसे शेयर कर लूंगा। जैसे ऑनलाइन वालों को तो मैंने अभी से दे दिया, आप लोगों को भी ना जब IAS पढ़ा दूंगा, जैसे लीजिस कराऊंगा, लीजिस खत्म, अब आपसे ग्रुप में शेयर कर लिया, पढ़ के देख ले, अगर लगा के फायदा है फिर खर्चो ना 3,500, वरना क्या करने अब्बा के पैसे खर्च करके। तो इसलिए IAS से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया पॉसिबल फायदे, MCQs में काम आ सकता है। और कोई चीज अगर भूल रही है या कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तो फायदा हो सकता है, बस उसके अलावा को खास जरूरत नहीं है आपको IFRS की। अच्छा हाँ, इस पे वो स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं। वैसे किसी ने उसमें लिखना हो, बूटियां बनानी हो, वो उसके अपने ऊपर है, अलाउड नहीं है। अच्छा जी, IAS से रिलेटेड आप बताएं जिसने जो सवाल पूछना है, क्या IFRS पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं, क्यों पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं। IAS से रिलेटेड किसी की कोई कंफ्यूजन? ओरिजिनल IAS से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? किसी ने पढ़ने वैसे किसी का इरादा है? चलो है, अच्छा लंबी कहानी तो सुना दी यार है। देखें, कुछ IAS तो सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, कुछ हैं जो आपके सिलेबस से बाहर की चीजें हैं, जैसे लीजिस के अंदर काफी सारा कुछ जो है वो सिलेबस से बाहर है। तो इसलिए जिसने पढ़ने हो उसको फिर मैं गाइड कर दूंगा कि यहां से यहां तक पढ़ लो, बस काफी। जिसने पढ़ने हो वो फिर जिसने जब पढ़ना हो मुझसे तब पूछते रहना। शॉर्ट क्वेश्चन में पता नहीं क्वेश्चन किस तरह का है, फायदा अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जैसे बातों का स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ आइटम्स की लिस्ट दी होती है, जैसे ये मैं एक और MCQ दिखाता हूं, ये कि वेबसाइट की कॉस्ट में इनमें से क्या क्या ऐड करना होता है।
अब इस तरह की लिस्टें होती हैं स्टैंडर्ड के अंदर, वहां से हेल्प मिल सकती है। लेकिन इतना सारा कुछ स्टैंडर्ड में ढूंढना उस 3 घंटे में बैठ के, ये एक और मसला है। तो पॉसिबल फायदे मैंने आपको बता दिए, तो इसलिए फौरन से जाके 3,500 खर्च करके स्टैंडर्ड लेने से पहले ये सारी बातें मेरी तसल्ली से सोच लें। और फिर भी अगर कोई जिद इस बात पे समझे कि नहीं नहीं ले लेने चाहिए तो ले लें, मुझे भी ला दें, ले लें। हाँ भाई, स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई सवाल किसी का? अच्छा, बुक मैंने कहा था पैक की बुक लेनी है। हाँ, दूसरे सेक्शन में ना ये भी एक बच्चों का बड़ा सवाल था, और आप भी इस पे हो सकता है कोई सवाल पूछें कि जी पिछले अगर ना बुक लें तो क्या होगा, कोई मसला तो नहीं है। मेरी तरफ से आप किताबें भी ना लें, रजिस्टर भी ना लें, ना पढ़े। देखिए, मैंने तो आपको जो प्रैक्टिस करानी है वो पैक की बुक से क्वेश्चंस करवाने हैं। लेनी है ले लें, 3-4 लोगों ने मिलकर एक बुक यूज करनी है कर लें, कोई बात नहीं, आपका फैसला, आपने क्या करना है। पढ़ना है तो बेटे किताबें, रजिस्टर, इनको प्रेफर किया करें। स्मार्टफोन रखने हैं सारे लोग हैं, स्मार्टफोन रखेंगे सारे, किताबों के ऊपर खरीदें सर, ना खरीदें तो काम चल जाएगा, ना खरीदें। तो मैंने सवालों के लिए पैक की बुक यूज करनी है, अब आप देख लें खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, वो आप फैसला कर लें। हैं FAR 2 में ना पास पेपर्स उस तरह से नहीं है जैसे मैं कॉस्ट में करवाता था, क्योंकि FAR 2 के अंदर कुछ स्टैंडर्ड सिलेबस से निकले, उन सवालों के अंदर उनका इम्पैक्ट शामिल था, कुछ में चेंजेस हुई, तो उसकी वजह से जो किताब में सवाल डाले हुए वो अमेंड करके भी डाले हुए। और ऑटम 19 तक तो मैं उस बुक को अपडेट करता था, फिर मिर्जा साहब ने ले ली, फिर उसमें उन्होंने अपने हिसाब से चेंजेस किए हैं। लेकिन कंसोलिडेशन के मैं अपने नोट्स अलग से दे दूंगा, और कंसोलिडेशन के ऑटम 19 के बाद वाले कंसोलिडेशन के सॉल्यूशंस अपने फॉर्मेट पे अलग से फाइल शेयर कर लूंगा। लेकिन क्वेश्चंस के लिए तो वो किताब चाहिए होगी। ज्यादातर उसमें फास्ट पेपर्स हैं, लेकिन खुद बनाए हुए सवाल भी हैं। हाँ जी, बुक से रिलेटेड और IFRS से रिलेटेड बताएं, फिर लीजिए शुरू करें। हैं नहीं तो वो अवेलेबल है ना ये? हाँ मिल, तो इसमें कोई खास चेंज नहीं की होगी, एक अटेम्प्ट और ऐड कर दी होगी बस। मतलब ये बुक मैं नहीं मेंटेन कर रहा, मिर्जा साहब कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने अटेम्प्ट ही ऐड करनी होगी, कर दी होगी। IFRS पढ़ने से रिलेटेड, वैसे पढ़ने से रिलेटेड को सवाल को पढ़ना भी चाहिए जिंदगी में कि नहीं जी? ये कहां से आई बात, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो? कॉस्ट की कैलकुलेशन, बुक की कॉस्ट? अच्छा, हाँ जी करेंगे, माइनस करेंगे। सेटलमेंट डिस्काउंट भी है तो माइनस करेंगे, लेकिन प्लांट की कॉस्ट में से सेटलमेंट डिस्काउंट जो है ना, ये एक बड़ा डिबेटेबल इशू है। इस पे स्टैंडर्ड की तरफ से कोई साफ बात नहीं है, लेकिन ICAP ने अपनी गाइडेंस में कहा था कि करेंगे, तो बस ठीक है कर लेंगे। अदरवाइज ये डिबेटेबल है, कुछ बातों पे मैं मुतमईन हूं, कुछ पे नहीं हूं। तो प्लांट की कॉस्ट में से सेटलमेंट डिस्काउंट कर लें माइनस। IFRS से रिलेटेड, वैसे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड किसी का कोई सवाल परेशानी जी? समझ नहीं आई? फीस मॉर्निंग की है और क्लासेस इवनिंग में हो रही हैं। नहीं तो आपसे ये फीस मॉर्निंग इवनिंग क्या के लिए है? मतलब ये कहा है कि ये मॉर्निंग का सेशन है, ये इवनिंग का सेशन है, ऐसी बात हुई है? मतलब उन्होंने ये कहा है कि नासिर साहब की जो क्लास है ये मॉर्निंग वाले बैच में आना है कि इवनिंग वाले बैच में आना है? अगर मॉर्निंग वाले में आएंगे तो ये फीस है, इवनिंग वाले में आएंगे, ऐसी बात हुई? हाँ जी, तो फिर ऐसी अपने अपने फार्मूले ना लगाए ना। क्या हो गया? पेज नहीं मिला? पेज वो जो बांटे थे भी देखो, एंड पे बचे तो नहीं हुए कोई? ये आगे कर दें यार फॉरवर्ड, उधर पीछे मिल गए सबको? 2 पेजेस होंगे, देखें 2 पेजेस होंगे, ग्रिड का है और एक स्केड्यूल है। नहीं 2 हैं, ये जिनके पास बचे में वो आगे पीछे कर देना ट्रांसफर। एक ग्रिड वाला पेज होगा और एक PPE के नोट वाला पेज होगा। तो होगा ना यार, इधर पूछ लो ना, आगे पीछे पता कर लो। है जिनके पास है वो बाकी उम्मत में फैला दें।
ऐश करो यार, ऐश करो। ये पीपी का नोट है, ये पेज ना मिलाओ किसी को। पीपी का जो नोट बांटा था, इसका पेज ना मिलाओ। अच्छा, ये ग्रेड वाले पेजेस भी हैं, भी ये ना मिले किसी को। ग्रेड वाला पेज ग्रुप में भी शेयर कराया था वैसे मैंने। ग्रेड वाला पेज और किसी को चाहिए? ग्रेड वाले मिल गए सबको? ये ग्रेड वाला चाहिए? चलो भाई, बिस्मिल्लाह। FAR2 स्टार्ट। लीजेस शदीद किस्म का न्यूमेरिकल है ये। इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं और कैलकुलेशंस ही कैलकुलेशंस हैं, और डिफिकल्टी लेवल के एतबार से ये उतना डिफिकल्ट नहीं है जितने बाकी इसके हम असर हैं। ये डिफिकल्टी लेवल के नीचे है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा चीजें हैं कि अगर आपने इसकी साथ साथ रिवीजन नहीं की तो मिक्स होकर मुश्किल हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक टर्म है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इसकी 3-4 अलग अलग तरह की अकाउंटिंग है। फलाना लेसर है तो ये अकाउंटिंग है, फलाना लेसर है तो ये अकाउंटिंग है, फलाना लेसी है तो ये अकाउंटिंग है। यानी इनकी एक ही नाम है, ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो चीजें इसमें बहुत ज्यादा हैं, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए प्रैक्टिस मैं कराऊंगा बहुत सारी। आपसे गुजारिश ये है कि इसको ना साथ साथ रिवाइज करते चलना। इसके हम 10वें लेक्चर पे भी हैं, तो आपने 10वें लेक्चर से पहले पूरे 9 लेक्चर अच्छे नोट्स रिवाइज किए हो। साथ साथ चलते रहे, रोज रिवाइज करते हुए आए, तो फिर ये पूरे नंबर देने वाला टॉपिक है। बचपन की अकाउंटिंग में किराए पे कोई चीज ली दी हो तो क्या अकाउंटिंग पड़ी उसकी आज तक? कोई चीज किराए पे ली है, दी है? जिसने किराए पे ली हुई है चीज, वो रेंट एक्सपेंस बनाएगा, और जिसको किराया मिल रहा है रेंट इनकम बनाएगा। एक रूरल कॉन्सेप्ट भी होता है इसमें कुछ, वो क्या होता है? प्रीपेड रेंट हो सकता है, रेंट पेएबल हो सकता है। इसी तरह अगर रेंट लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एडवांस रेंट हो सकता है, रेंट रिसीवेबल हो सकता है। सही है। लीज क्या है? ये जो रेंट था ना, अब इसकी एक बड़ी एडवांस कॉम्प्लिकेटेड शक्ल है लीज। बिल्कुल कच्चे लेवल पे देखें वही जो किराए पे चीज होती थी, लेकिन अब इसको और फॉर्मली एक टॉपिक है लीजेस। इसमें लीज से स्टार्ट करता हूं कि लीज क्या होती है। हेडिंग दे देना लीज। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल है बहुत ज्यादा, लेकिन उस न्यूमेरिकल के लिए छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं। मैं कोशिश पूरी करूंगा पूरे FAR2 में ही वैसे कि मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड पढ़ाऊं, इसके भी नोट स्ट्रक्चर्ड बनाऊंगा, लेकिन बेटे इसमें रिवीजन साथ साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशंस ही कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशंस बहुत है इसमें, लेकिन उससे पहले ना आज इसके कुछ गहरे से कॉन्सेप्ट समझ लें। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी मैं आपको ऑफिशियल अंग्रेजी भी लिखवा देता हूं। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट है तो दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है। एक पार्टी है, उसको कहते हैं लेसोर, या उर्दू में बोला तो लेसर, और दूसरी पार्टी को कहते हैं लेसी। लेसर और लेसी। अब इन दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किस बात का है? कॉन्ट्रैक्ट इस बात का है कि इसका एसेट है, ये एसेट इसको देगा इस्तेमाल करने के लिए, और बदले में ये इसको पैसे देगा। तो लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके नतीजे में एक पार्टी जिसका एसेट है, उसको लेसर कहते हैं, ये दूसरी पार्टी को एसेट यूज करने का राइट दे रहा है, और बदले में ये उसको पैसे दे रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट लीज है। अच्छा, अगर ये नोट करना है तो करें, बल्कि अगर क्या करें, फिर इसकी ऑफिशियल अंग्रेजी बताता हूं। इतना लिखें, ये लीज की हेडिंग जरूर दे देना। ये तो है ना IS, ये तो मैंने IS का नाम लिखा है, ये IS है, IFRS 16 लीजेस। IS की हेडिंग हो गई। अब मैंने एक हेडिंग दी है लीज की। इसके ऊपर कुछ गहरी बातें थ्योरेटिकल भी कॉन्सेप्चुअल कर लें, फिर न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे।
तो लीज हेडिंग दी है मैंने सबसे पहली, लीज को डिस्कस कर रहा हूं। ये मैंने एक रफ सा ये एक पिक्चर कहने बनाई है। अब मैं लीज की डेफिनेशन बताता हूं और फिर उसके बाद कुछ और जरूरी, थोड़ी मुश्किल अंग्रेजी लेकिन जरूरी अंग्रेजी बताता हूं। इतना लिख लें, बाकी बताता हूं आगे। यहां तक नोटेड? अच्छा, अब एक अंग्रेजी लिखिए। लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारा FAR2 ना अच्छी तरह याद रखना है, जो जो कुछ लिखवा रहा हूं उसको याद रखिएगा। लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज, कन्वे करना, देना, कन्वे, दैट कन्वेज द राइट टू यूज एन एसेट। यानी लीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके नतीजे में एसेट यूज करने का राइट दिया जा रहा है। अंग्रेजी दोबारा, लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट टू यूज एन एसेट। अच्छा, इस एसेट के लिए ना बाद में ये नाम मैंने इस्तेमाल करना है, इसलिए एसेट के साथ आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट। यानी आगे जब इसकी अकाउंटिंग पढ़ाते हुए मैं कहीं अंडरलाइंग एसेट लिखूं ना, तो इसका मतलब होगा वो एसेट जो लीज पे दिया हुआ है उसको अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। चलिए, अंग्रेजी क्या चल रही थी? लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या मतलब? कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड एग्रीड होगा, हमेशा के लिए नहीं दे दिया होगा। इन एक्सचेंज फॉर, इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। अच्छा, इन एक्सचेंज फॉर कैश नहीं जरूरी है, ये तो मैंने वैसे कैश लिख दिया। कंसिडरेशन कोई और हो सकता है, वो उसको बदले में कोई गुड्स देना शुरू कर दे, एनी अदर एसेट भी हो सकता है। इन शॉर्ट, लेसर का एसेट है, वो लेसी को यूज करने के लिए दे रहा है कुछ एग्रीड पीरियड के लिए, और बदले में ये उसको कुछ कोई पेमेंट कर रहा है। कैश पेमेंट भी हो सकती है, बदले में गुड्स भी सप्लाई कर सकता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीज है। अच्छा, यहां तक तो बात सिंपल है, लेकिन अब इसमें मैं गहराई डालता हूं, और ये जो गहराई बताने लगा हूं ये MCQs में भी टेस्ट हो सकती है, 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में भी टेस्ट हो सकती है, हो चुकी है, और एक बड़े क्वेश्चन के अंदर भी टेस्ट हो चुकी हुई है। तो ये अंग्रेजी मुश्किल होगी इसकी, इसलिए मैं पहले आपको समझाता हूं, अंग्रेजी उसके बाद लिखाऊंगा। 2 मिसालें दूंगा, उनमें फर्क देखिएगा। अगर एक बिल्डिंग है, हॉस्टल की बिल्डिंग है। अच्छा, पढ़ा तो स्टैंडर्ड रहा हूं, स्टैंडर्ड बिजनेसेस पे अप्लाई होते हैं, लेकिन मिसालें इंडिविजुअल की भी दे रहा हूं। एक हॉस्टल है, उसमें 30 कमरे हैं। एक स्टूडेंट ने एक कमरा ले लिया किराए पे, अब उसको सेकंड फ्लोर वाला रूम नंबर 3 किराए पे मिल गया। अब वो रूम नंबर 3 सेकंड फ्लोर ये उस स्टूडेंट के पास किराए पे है, वो उसमें पढ़े जो मर्जी करे, इस रूम की उसने हर महीने किराया देना है। एक ये मिसाल है। दूसरी मिसाल ये है कि उस हॉस्टल वाले ने कहा है कि आपको एक कमरा चाहिए, एक कमरा मिल जाएगा, लेकिन हम जब चाहेंगे आपका कमरा शिफ्ट कर देंगे। यानी आपको अगर हमने कल कहा कि सामान उठाओ रूम नंबर 7 में चले जाओ, तो तुम मुंह नहीं बनाओगे, तुम चले जाओगे। कमरा चाहिए ना, कमरा मिल जाएगा। दोनों मिसालों में फर्क क्या है? नहीं, ओनरशिप नहीं है, एसेट चेंज हो सकता है। पहली मिसाल के अंदर अगर सेकंड फ्लोर पे रूम 3 दिया है, जितना भी टाइम पीरियड तय हुआ है, 2 साल का टाइम पीरियड तय हुआ था, और कहा था जी अटेम्प्ट तुमने कौन सी पहली में पास कर लेना है, 4 साल करना चाहो, 5 साल करना चाहो, 2 साल का टाइम पीरियड तय हो गया। तो पहली मिसाल में सेकंड फ्लोर रूम 3 तय हो गया, ये आइडेंटिफाइड एसेट हो गया। अब यही रूम किराए पे है और ये रूम किसी और को नहीं दिया जा सकता। पहली मिसाल में एसेट आइडेंटिफाइड था, दूसरी मिसाल में रूम है, वो रूम 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, किसकी मर्जी, कौन चेंज करेगा उसको? ओनर चेंज करेगा। तो फिर ये लीज नहीं है। लीज पहले वाली मिसाल है, दूसरी वाली मिसाल नहीं है। ये मैं आपको ना सारी अंग्रेजी भी लिखवा देता हूं और बार बार समझाऊंगा, तो बेशक फिर इसकी मिसालें उर्दू में खुद अपने अल्फाज में भी लिख लेना। ये 2 मिसालें जो फर्क बताया, समझ आई? और मिसाल देता हूं। एक कंपनी ने अपने स्टाफ की पिक एंड ड्रॉप के लिए एक हाईएस्ट वैन किराए पे ली। अच्छा, अब रेंट अ कार एक बिजनेस था, तो उस कंपनी ने उस रेंट अ कार वालों से एक हाईएस्ट वैन किराए पे मांगी 3 साल के लिए। उन्होंने कहा ठीक है जी, ये गाड़ी है, देख लें 2007 मॉडल है, ये उसका नंबर है, ये गाड़ी हमने आपको दे दी। ड्राइवर जो है सुबह आ जाया करेगा, शाम को आ जाया करेगा। पार्किंग आपके पास खड़ी करनी है आप खड़ी कर लें, नहीं तो ड्राइवर वापस ले आया करेगा। गाड़ी कौन सी है ये बता दी, यही गाड़ी आपके पास है अब 2 साल के लिए। एक ये मिसाल है। दूसरी मिसाल, रेंट अ कार वालों ने कहा हाईएस्ट चाहिए, आ जाया करेगी।
अब वो किसी दिन नीली गाड़ी भेज रहे हैं, किसी दिन काली गाड़ी भेज रहे हैं, किसी दिन सफेद गाड़ी भेज रहे हैं, गाड़ी चाहिए ना, मिल जाएगी। इन दोनों मिसालों में क्या डिफरेंस है? पहली मिसाल में एसेट आइडेंटिफाइड है, यही वाला एसेट, यही उस लेसी के काम आएगा। लेसी, लेसर, ये बात, ये नाम हो गया क्लियर। लेसर वो है जिसने एसेट देना है, जिसका एसेट है। लेसी वो है जिसने किराए पे एसेट यूज करना है। तो गाड़ी वाली मिसाल में जो पहली मिसाल थी, उसमें जो गाड़ी देनी है वही नंबर प्लेट, वही वाली गाड़ी वो दे दी 2 साल के लिए, आप करें इस्तेमाल पिक एंड ड्रॉप के लिए। और दूसरी मिसाल में पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दी है, गाड़ियां चेंज हो सकती हैं। अच्छा, मालिक गाड़ी रोज क्यों बदल देगा? एवं तंग करने के लिए है? यकीनन मालिक वही एक्शन लेगा जो उसको बेस्ट लग रहा होगा। हो सकता है वो गाड़ी ज्यादा बेहतर हो, कोई फॉरेन डेलीगेशन आया हो, वीआईपी, उनके लिए महंगी गाड़ी चाहिए हो, तो उस दिन उनको हल्की गाड़ी दे देंगे। तो इन दोनों मिसालों के अंदर फर्क समझ आया बेटे? पक्की बात है। पहली वाली लीज है, दूसरी वाली लीज नहीं है। ठीक है, दूसरी वाली लीज नहीं है। और मिसाल देता हूं। एक शॉपिंग मॉल था, 5-6 फ्लोर थे उसके। तो एक आइसक्रीम वाले ने उस शॉपिंग मॉल से कोई 200 स्क्वायर फीट जगह किराए पे ले ली। अच्छा, उस मॉल वाले ने कहा कि 200 स्क्वायर फीट आपको जगह दे रहे हैं हम, सेकंड फ्लोर पे राइट कॉर्नर, बिल्कुल वो जगह आपकी है, वहां लगाएं आप अपना जो फट्टा चट्टा लगाना लगाएं। ये जगह आपको हमने दे दी 3 साल के लिए किराए पे। सेकंड फ्लोर, बिल्कुल आखिरी कॉर्नर, ये जगह आपको 3 साल के लिए दे दी। एक ये मिसाल है। दूसरी मिसाल, शॉपिंग मॉल वालों ने कहा कि आपको 200 स्क्वायर फुट चाहिए ना, मिल जाएंगे, लेकिन जगह हम बदलते रहेंगे, जब हमने अपनी सेटिंग चेंज करनी होगी आपकी जगह बदल देंगे। इन दोनों मिसालों में है तो 200 स्क्वायर फीट जगह, लेकिन पहली मिसाल में क्या हो रहा है? आइडेंटिफाइड एसेट है, वो लेसी ही के इस्तेमाल में रहेगा, कोई और उसको नहीं यूज करेगा। लेकिन दूसरी मिसाल में क्या हो रहा है? एसेट बदल सकता है ना। तो पहली मिसाल लीज है, दूसरी मिसाल लीज नहीं है। को बात क्लियर हुई? चले अब इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। अच्छा, अभी जो अंग्रेजी लिखवाई थी वो लीज की डेफिनेशन थी। हेडिंग ये दी हुई है ना, लीज, लीज पे बात कर रहा हूं मैं। पहले ये थोड़ी बहुत शाखें बनाई, फिर मैंने आपको लीज की ऑफिशियल डेफिनेशन लिखवाई, फिर मैं लीज पे ही हूं, बस थोड़ी सी अंग्रेजी और लिख लें। कुछ 2-4 पॉइंट हैं, ये लिख लें। अंग्रेजी लिखें, नहीं पॉइंट्स की शक्ल में नहीं, वैसे अंग्रेजी लिख लें। हेडिंग लीज की ही है, इस हेडिंग में ये बनाया दरख्त, डेफिनेशन लिखी, बस एक आधी लाइन छोड़ के और अंग्रेजी लिख लें। ये जो सब समझाने की कोशिश की है ना, इसकी मैं आपको ऑफिशियल अंग्रेजी बताता हूं। अ कॉन्ट्रैक्ट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल। ये अंग्रेजी बेटे याद भी करनी है, ये सारी अंग्रेजियां याद भी करनी है। दोबारा, अ कॉन्ट्रैक्ट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट for a period of time, if the customer has कॉमा की स्पेलिंग में ना उलझना, कॉमा लगाने को कह रहा हूं, कॉमा। throughout the period, फिर कॉमा, both of the following, यानी फॉलोइंग में 2 पॉइंट लिखवाऊंगा। अब जरा अंग्रेजी पढ़ के देखें क्या मतलब बन रहा है। चले, जिनको कोई मतलब समझ नहीं आ रहा और मिसाल देता हूं। ये बिल्डिंग वैसे तो पैक की ओन्ड है, लेकिन मिसाल ले लेते हैं कि किराए पे है। अगर बिल्डिंग ये पैक वालों ने किराए पे ले ली तो स्कोप तो डिफाइन होगा, यानी ये तो तय होगा कि यहां पर कॉलेज बनाना है, पता लगे बाद में वो घोड़ों का अस्तबल बना ले, तो ये तो तय होगा कि कॉलेज बनना है, उसी बेस पे मालिक ने जगह दी होगी। लेकिन एक बार ये तय हो गया कि यहां सीए का कॉलेज रन करना है, अब ये फैसला कि इस रूम में क्लास पढ़ानी है, लाइब्रेरी बनानी है, ये मालिक बताएगा? नहीं, पैक का डिसीजन है। पैक वालों को उन्होंने ये जगह दे दी और स्कोप डिफाइन हो गया कि यहां पर क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब मोटी मोटी बातें तय हो गई। अब ये पैक वालों की मर्जी है कि इसको कैसे यूज करना है। इस मर्जी को ये पहली अंग्रेजी की लाइन में बताया हुआ है कि ये जो लीज है, इसके नतीजे में राइट कन्वे तभी होगा
इफ कस्टमर हैज बोथ ऑफ द फॉलोइंग, और शुरू में नहीं, कब? थ्रू आउट द पीरियड। फॉलोइंग के बाद दो पॉइंट्स बताऊंगा, दो राइट्स हैं आप कह लें। तो इस बात का मतलब यह है कि अगर ये दोनों के दोनों राइट्स कस्टमर के पास सारा वक्त मौजूद रहे तो ये लीज है। समझ आ रही बात? अब वो बोथ क्या है? नंबर वन, बोथ ऑफ द फॉलोइंग में नंबर वन, द राइट टू ऑब्टेन क्या बुरा लग गया? The right to obtain substantially all, point number one repeat कर रहा हूं, the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified asset within the defined scope of contract, within the defined scope of contract. और दूसरा पॉइंट यानी बोथ ऑफ द फॉलोइंग में दूसरा, द राइट टू डायरेक्ट, the right to direct the use of the identified asset, the right to direct the use of the identified asset. अच्छा, ये कॉलेज वाली मिसाल दोबारा बताता हूं। वैसे तो ये ओन्ड है, मिसाल दे रहा हूं कि अगर किराए पे है, पैक वालों ने बिल्डिंग किराए पे ले ली। अब जिससे किराए पे ली उससे स्कोप तो तय हुआ कि यहां पर जो है वो सीए का कॉलेज रन करना है, इतना तो तय हुआ होगा। लेकिन उसके बाद किस रूम का क्या इस्तेमाल करना है, किसमें कैंटीन बनानी है, किसमें लाइब्रेरी बनानी है, ये किसने डिसाइड करना है? पैक ने ना। ये दूसरे पॉइंट का मतलब है राइट टू डायरेक्ट दी यूज, ये पैक ने डिसाइड करना है कि किसका क्या यूज करना है। अच्छा, अब इस बिल्डिंग को अगर 10 साल के लिए किराए पे ले लिया तो इस बिल्डिंग से क्या फायदा लिया जा सकता है? चार दीवारी है, छत है, यूज कर सकते हैं। तो पैक वो यूज कर सकता है, जो इससे फायदे लिए जा सकते हैं पैक यूज कर सकता है। ये पहले पॉइंट का मतलब है। यानी इस सारी अंग्रेजी का कंक्लूजन ये है कि लीज पे कोई एसेट दिया हो, वो लीज तब है अगर डिफाइंड स्कोप के तहत आइडेंटिफाइड एसेट लेसी के हवाले कर दिया। अब वो मर्जी है जैसे इस्तेमाल करे। समझ आई बात? तो लीज में जरूरी होता है कि आइडेंटिफाइड एसेट हो जो लेसी के हवाले किया हो, और लेसी के पास अब राइट है कि वो उसको कैसे यूज करेगा। और मिसाल देता हूं, एक ट्रिप जाना था ऑफिस के लोगों को लेके, तो उसके लिए एक कोस्टर अरेंज की। अब कोस्टर से तय हो गया कि हमने मरी लेके जाना है और 4 दिन हमने कोस्टर रखनी है, रस्ते में देखेंगे रुकना होगा तो। अब वो जो कोस्टर 4 दिन के लिए किराए पे ली, ड्राइवर बेशक उन कोस्टर वालों का था। अब रस्ते में गुजरात में अगर खाला के घर रुकना है तो भी रुक जाए, मर्जी है हमारी। 4 दिन के लिए कोस्टर हमारी है। अब चाहे हम उसको रुक रुक के मरी पहुंचाएं, चाहे पहले दिन मरी जाके वहीं पे खड़ा कर लें, चाहे उसको घुमाते फिराते रहें, पेट्रोल हमने डालना है, 4 दिन का किराया देना है। एक मिसाल। दूसरी मिसाल, यहां से कोस्टर जा रही थी सीधी मरी, वहां पे 15 टिकटें बुक कराई और उस कोस्टर में सवारियां बिठा दी। अब रस्ते में खाला के घर रुकेगा वो हमारे हैं? कोस्टर को कहां कैसे इस्तेमाल करना है कौन फैसला करेगा? वो कोस्टर वाला फैसला करेगा। तो दूसरी मिसाल लीज की नहीं है, पहली मिसाल लीज की है। तो जो एसेट लिया जा रहा है, पहली बात कि वो आइडेंटिफाइड है, एसेट नहीं बार बार बदला जाएगा, और वो लेसी के हवाले कर, लेसी कौन? जिसने एसेट इस्तेमाल करना है, लेसी के हवाले कर दिया। अब लेसी की मर्जी चलेगी एसेट कैसे यूज होना है, तो ये लीज है। ओके, अच्छा, अब ये वाली अंग्रेजी तो हो गई पूरी जो मैंने लिखवानी शुरू की थी कि कॉन्ट्रैक्ट कन्वेज द राइट टू यूज अगर बोथ ऑफ द फॉलोइंग। अब एक लाइन छोड़ के और अंग्रेजी लिखें जिसको आप एक्सेप्शन कह सकते हैं, लेकिन ना कहें एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नहीं कहना, वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूं कि वो एक्सेप्शन हो सकती है, बल्कि एक्सेप्शन का वर्ड सही नहीं है, वो एक कह लें कि एक लिमिटेशन हो सकती है कि अगर ये हो गया तो लीज नहीं है। तो एक लाइन छोड़ के वैसी अंग्रेजी और लिखें। लीज की हेडिंग दी, ये शाखें बनाई, ऑफिशियल डेफिनेशन लिखी, फिर ये सारी अंग्रेजी लिखी, फिर एक और अंग्रेजी बता रहा हूं। ये सारा कुछ मैं लीज की हेडिंग में बता रहा हूं। अ कस्टमर डज नॉट हैव
A customer does not have the right to use an identifiable asset if the supplier has the substantive right to substitute the asset throughout the period of use. अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं. A customer does not have the right to use an identifiable asset if the supplier has the substantive right to substitute the asset throughout the period of use. अब इस मुश्किल अंग्रेजी का मतलब क्या है? इससे पहले वाली बात आई समझ. लेसी को आइडेंटिफाइड एसेट हवाले हो गया. अब जितना टाइम पीरियड तय हुआ है, जो स्कोप तय हुआ है, लेसी अपनी मर्जी से एसेट यूज करेगा, तो ये लीज है. लेकिन अगर ये जो मुश्किल सी अंग्रेजी लिखवाई है, अगर ये हुई तो मतलब लेसी की मर्जी नहीं है. फिर अगर क्या हुई, इफ सप्लायर हैज सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट दी एसेट. ये वो है जो पिछली 3-4 मिसालों से बार बार बता रहा था. जैसे अगर सप्लायर के पास राइट है कि वो जब चाहेगा गाड़ी चेंज कर देगा, गाड़ी चाहिए ना, बस गाड़ी पहुंच जाएगी, तो इसको कहेंगे लेसर के पास राइट टू सब्स्टिट्यूट दी एसेट है, तो ये लीज नहीं है. दूसरी मिसाल मैंने बताई थी, शॉपिंग मॉल में 200 स्क्वायर फीट जगह ली हुई है. अब वो 200 स्क्वायर फीट जो जगह ली हुई है, वो कभी मालिक चाहे तो सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दे, कभी चाहे तो 5th फ्लोर पे शिफ्ट कर दे, तो वो जगह बदलने का हक रखता है ना सप्लायर. तो इसका मतलब लेसी की मर्जी नहीं चल रही, तो फिर ये लीज नहीं है. तो सप्लायर के पास अगर सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट है, तो इसका मतलब लेसी की मर्जी नहीं चल रही और कस्टमर की मर्जी नहीं चल रही, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट लीज नहीं. कॉन्ट्रैक्ट तो है, ये कॉन्ट्रैक्ट लीज नहीं है. कुछ पल्ले पड़ा या कुछ भी नहीं. अच्छा, अब ये जो मैंने इतनी सारी मिसालें दी हैं, ये आपको कमरे से बाहर निकलते ही भूल जाएंगी, तो कुछ तो लिखे ना अपने अल्फाज में. कुछ 2-3 मिसालें लिखें. एक मैंने रेंटा कार हाईएस्ट वाली मिसाल दी है, एक मैंने शॉपिंग मॉल वाली मिसाल दी है. दोनों शक्लें लिखिएगा. दोनों मिसालें दोबारा बता देता हूं. एक मिसाल मैंने बताई है, 2 साल के लिए हाईएस्ट वैन किराए पे ले ली. अब वो वैन तय हो गई कि ये वाली वैन है जो सुबह शाम आया करेगी, ये लीज है. लेकिन अगर कहा है कि जी कोई ना कोई वैन पहुंच जाएगी, तो ये लीज नहीं है. दूसरी मिसाल मैंने शॉपिंग मॉल वाली दी है कि 200 स्क्वायर फीट की जगह अगर ये तय हो गया कि फर्स्ट फ्लोर पे 4 नंबर दुकान आपकी है, तो बस ये लीज है. लेकिन अगर ये तय नहीं हुआ और कहा कि आपको जगह चाहिए ना, मिल जाएगी, कभी हम फर्स्ट फ्लोर पे डाल देंगे, कभी सेकंड फ्लोर पे डाल देंगे, तो फिर लीज नहीं है. तो ये दोनों मिसालें अपने अल्फाज में लिखें जरूर जी. लीज के अंदर पहली दफा पढ़ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, पहली दफा. सब लीज बिल्कुल होती है, और ये होगी इंशाल्लाह C51 में. सब लीज होती है, बिल्कुल होती है. सब लीज होती है कि किराएदार ने किराए पे ली बिल्डिंग और आगे किसी को किराए पे दी, जिसको सब लीज कहते हैं. लेकिन ये पढ़ेंगे आप C51 में. टैक्स में है. अच्छा. हाँ, ये IFRS 16 में है, लेकिन C51 में. जल्दी जल्दी लिखें मिसालें, फिर एक एग्जाम नोट लिखाऊं. कितना अच्छा लगेगा. जी. रिस्ट्रिक्शंस जैसे हाँ हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है, मतलब ये कंडीशंस देखो ना, विद इन द डिफाइंड स्कोप ना, तो बिल्कुल हो सकता है। पैक वालों ने ये बिल्डिंग किराए पे ले ली और वो कहें कि जी आप इसके साथ जो मर्जी करें, अब वो तोड़ के यहां पर प्लाजे बना लें, तो ये तो मालिक नहीं अलाउ करेगा। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल होंगी, स्कोप डिफाइन होगा। लेकिन जो स्कोप डिफाइन हो गया, अब उस डिफाइंड स्कोप के अंदर मालिक बार बार पंगे नहीं लेगा आके, अब लेसी की मर्जी जैसे वो इस्तेमाल करे। मिसालें लिखी, फर्क समझ आया कि नहीं? अच्छा, अब एग्जाम नोट अपने अल्फाज में खुद ही लिख लेना, उर्दू पंजाबी पश्तो जैसे मर्जी लिख लीजिएगा। ये जो हम IFRS 16 पढ़ रहे हैं ना, अच्छा इससे पहले फिर से वो बचपन वाली बात, रेंट एक्सपेंस इनकम क्या बचपन में सीखा आज तक? जो किराया दे रहा होता है उसका एक्सपेंस है, और जो किराया ले रहा है उसकी इनकम है, और एक्रूअल कॉन्सेप्ट लगाना है जी, एक्रूअल कॉन्सेप्ट लगना है। अच्छा, लीजेस के सवाल में लीज की अकाउंटिंग क्या होगी जो IFRS 16 में चलेगा? पहले बात सुन लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर अपने अल्फाज में। लीज है, उस लीज की क्या अकाउंटिंग होगी जो IFRS 16 में सीखेंगे। लेकिन अगर ऊपर लिखी हुई बातों की वजह से नहीं साबित हो सकी वो लीज, यानी बजाहिर लग रहा था कि लीज है, लेकिन ऊपर लेसर ने जो अपनी ऐसी हरकतें कर दी कि मेरे पास राइट है, ये मैं चेंज कर सकता हूं, तो अब इसकी वजह से क्या हुआ? वो लीज नहीं हो सका ना। तो अब जब वो लीज नहीं हो सका, तो क्या हम गाड़ी उसके मुंह पे मार दें, वापस कर देनी चाहिए गाड़ी? नहीं, गाड़ी तो यूज कर रहे होंगे। अब इसके लिए फिर वही सादा रेंट एक्सपेंस इनकम वाली अकाउंटिंग चलेगी। दोबारा, लीज प्रोवाइडेड कि वो प्रॉपर लीज है, तो सारी लीज की अकाउंटिंग है जो पढ़ाने लगा। लेकिन अगर ऊपर हुई बातों की वजह से वो ट्रांजैक्शन लीज से निकल गई, तो फिर IFRS 16 वाले रूल नहीं लग रहे होंगे। फिर क्या हो रहा होगा? बस सादी रेंट एक्सपेंस रेंट इनकम वाली अकाउंटिंग हो रही होगी। नहीं समझ आ रही? अगर प्रॉपर लीज है तो फिर लीज वाली अकाउंटिंग जो पढ़ानी है अगले 10 दिन वही इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर ऊपर हुई बातों की वजह से वो लीज से बाहर हो गई ट्रांजैक्शन, ऊपर हुई बातें कौन सी? अभी जो की हैं कि कस्टमर के पास राइट नहीं है, सप्लायर अपने पास राइट रखा हुआ इसको यूज करने का, तो इन हरकतों की वजह से वो लीज से बाहर निकल जाएगी ट्रांजैक्शन। तो फिर क्या करें? ट्रांजैक्शन ही ना करें हैं? फिर क्या करें? फिर उस ट्रांजैक्शन की IFRS 16 की अकाउंटिंग नहीं होगी, सादी रेंट एक्सपेंस इनकम वाली अकाउंटिंग होगी। ठीक है, ये बात आपने अपने अल्फाज में लिखनी है, अपने आप को समझाना है। लिखा है कुछ तो लिखो ना यार, लिख लिया तो लिखना यार, कुछ तो लिखें। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर लीज है तो लीज की अकाउंटिंग होगी जो IFRS 16 में सिखानी है। लेकिन अगर ऊपर हुई बातों की वजह से वो ट्रांजैक्शन लीज से आउट हो गई, तो फिर ये लीजेस वाली अकाउंटिंग नहीं चलेगी, सादी रेंट एक्सपेंस इनकम वाली अकाउंटिंग चलेगी जो बचपन में सीखी है। नहीं लिख रहे ना? नहीं लिखा? नहीं नहीं नहीं, आप पश्तो लिख लें, बस अपने आप के लिए लिखना है जो लिखना है। चले कल इंशाल्लाह इसका डेबिट क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।